अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। तो इंशाल्लाह एक अभी छोटा सा सेशन जो है ये मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, फिर ये अपलोड कर दूंगा कंबस्शन ऑफ कोल्स के ऊपर। इसका जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, प्रेजेंटेशन है, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है एलएमएस के ऊपर। तो आप लोग वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर लें, उसे रीड करें। तो ये एक छोटा सा उसके ऊपर डिस्कशन सेशन है जो मैं आज ही जो है इसे अपलोड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके देन, सॉलिड फ्यूल्स, कंबस्शन ऑफ कोल। तो जो इससे पहले मेरा लेक्चर था वो था कोल गैसिफिकेशन के ऊपर। कंबस्शन और गैसिफिकेशन मोर और लेस काफ़ी हद तक जो है मिलते जुलते प्रोसेसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोडक्ट के अंदर। जो हमारे पास प्रोडक्ट गैस आती है उसमें डिफरेंस है। गैसिफिकेशन में हमारे पास जो है सिन गैस आती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ज़्यादा होती हैं, लेकिन कंबस्शन के प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है या वाटर आप कह सकते हैं, वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो कंबस्शन ऑफ कोल, जब भी आप किसी सॉलिड फ्यूल पार्टिकल को एक्सपोज करते हैं हॉट गैस से के साथ, तो तीन तरह से उसका मैस लॉस होता है। तीन प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए उसका मैस लॉस होता है। फर्स्ट वन है ड्राइंग, सेकंड है डी वोलेटिलाइजेशन, थर्ड है जार कंबस्शन। अब ये तीनों जो हैं ये किस हद तक हुए हैं, इनका रिलेटिव सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको कोल के प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से पता लग सकता है। कि कोल आपके पास सॉलिड फ्यूल है, उसका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करें तो आपको पता लगेगा कि ड्राइंग फेज मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा होगी। फिर वोलेटाइल मैटर कितना है तो उसी हिसाब से डीवोलेटिलाइजेशन होगी। और फिर लास्ट फाइनली उसमें फिक्स्ड कार्बन कितनी है, तो फिक्स्ड कार्बन जो है वो एक्चुअली 4 है, वो 4 कंबस्शन को डिफाइन करेगी। तो ये तीन मेजर प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू सॉलिड फ्यूल जो है वो मैस लूज करते हैं। अब फर्स्ट वन के ऊपर आते हैं हम, ड्राइंग। तो अब ड्राइंग क्या है? द कंबस्टिबल मटेरियल जनरली कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर। अब जैसे हमारा जो पाकिस्तान का कोल है वो लिग्नाइट है, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ। थर कोल जो है उसमें ऑलमोस्ट अप टू 40% तक जो है, नॉर्मल लिग्नाइट्स भी हों तो उनमें भी 40% तक मॉइस्चर होता है। तो अपॉन एंट्री इनटू द गैस स्ट्रीम, जब हम उसके अंदर जो है एयर सप्लाई करते हैं, हॉट एयर, और फिर उसको फ्लेम देते हैं, तो क्या होता है? हीट इज कन्वेक्टेड एंड रेडिएटेड टू द पार्टिकल सरफेस। तो वो जो पार्टिकल्स, कोल पार्टिकल की सरफेस है उसके ऊपर हीट जो है कन्वेक्ट होती है, रेडिएट होती है, एंड कंडक्शन इनटू द पार्टिकल, और जो पार्टिकल का सेंटर पॉइंट है उसमें कंडक्शन होती है from the surface to the center. The drying time of a small pulverized particle is the time required to heat up the particle to the vaporization point. अब अच्छा, कोल पार्टिकल के अंदर हमने ये कहा जी लिग्नाइट में 40% मॉइस्चर है। कैसे है? एक तो उसके अंदर वैसे मॉइस्चर होगा जो पॉकेट्स के अंदर ट्रैप्ड है, फिर एक उसके अंदर होता है जो केमिकली बॉन्डेड मॉइस्चर है। ठीक है, जैसे हम वो अक्सर केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं, डॉट 10H2O, डॉट 2H2O। तो वो क्या होता है? एक्चुअली केमिकली बॉन्डेड वो मॉइस्चर होता है। एक सिंपल मॉइस्चर होता है, 2 तरह के मॉइस्चर्स होते हैं। तो जब अब उसको हीट प्रोवाइड की तो वो जो सिंपल मॉइस्चर है वो आपका जो है ब्रेक करेगा। वो ब्रेक करने के बाद वो सरफेस के अंदर जो पोर्स हैं, सरफेस उसके कोल पार्टिकल के सरफेस के ऊपर पोर्स हैं, वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगा और वो आहिस्ता-आहिस्ता करके वेपर्स की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी ड्राइंग कब स्टार्ट हो जाती है? जब वेपराइज़ेशन पॉइंट पे जाएँगे आप, तो कोल फ्यूल के, तो वो जो है वाटर उसमें से, उसके पोर्स में से बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब ड्राइंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, तो फिर ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री नहीं है तीनों में। तो ऐसा होता है कि ड्राइंग अभी कंप्लीट हो रहा होता है तो डीवोलेटिलाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है। व्हेन द ड्राइंग ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल इज कंप्लीट, द टेम्परेचर राइजेस एंड द सॉलिड फ्यूल बिगिंस टू डिकम्पोज। अब क्या होता है? अब सॉलिड फ्यूल के अंदर मॉइस्चर तो निकल गया पीछे, अब जो है उसको फर्दर जब हम हीट दी जा रहे हैं तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। डिकम्पोजिशन पे डीवोलेटिलाइजेशन या पायरोलिसिस प्रोसेस हम इसे कहते हैं, गैसियस प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कुछ और हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका जो लो टेम्परेचर पे जनरेट होते हैं, तो वो जो है वो इसमें डीवोलेटिलाइज होकर वोलेटाइल मैटर की फॉर्म में वो उस पार्टिकल से रिमूव होना शुरू हो जाता है।
Since the volatiles flow out of the solid through the pores, external oxygen cannot penetrate into the particle. अच्छा, ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपके जो इस स्टेज के ऊपर जो है ऑक्सीजन अभी तक पेनिट्रेट नहीं करती पोर्स के अंदर से, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबस्टन हो। होता क्या है कि वो जो जनरली हीट की वजह से थोड़ी बहुत ब्रेकेज जो डिकम्पोजिशन हो रही होती है, उसकी वजह से आपकी गैसेज रिलीज हो रही होती हैं, या वोलेटाइल मैटर जो है आपका वो रिलीज हो रहा होता है। The rate of devolatilization and pyrolysis products depends on the temperature and the type of the fuel. दो चीजों पर डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर क्या रखा है, 300 टू 400 डिग्री सी, 400 टू 600 डिग्री सी, जैसे ये यहाँ नीचे फर्दर रेंजेस भी दी हुई हैं, ठीक है। सेकंड के आपका फ्यूल कैसा है, कोल फ्यूल ऐसा तो नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा वोलेटाइल मैटर है ऐसा, तो वो आप जब डिवोलेटाइजेशन जो है वो आपका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। द पायरोलिसिस प्रोडक्ट्स इग्नाइट and form an attached flame around the particle as oxygen diffuses into the products. अब क्या होता है, pyrolysis प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसकी वजह से एक छोटा सा फ्लेम आ जाता है पार्टिकल की सरफेस के इर्द गिर्द। अब वो जो फ्लेम है उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज करती है, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लेम कंबस्शन के लिए जरूरी है, कंबस्शन प्रोसेस के लिए। पहले जब तक ये पायरोलिसिस प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं, तब तक जो है ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज नहीं कर पाती इतनी। While water vapor is flowing out of the pores, the flame temperature will be low. जब तक वो ड्राइंग पूरी ना हो गई हो, मैंने आपको बताया था कि कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री तो है नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी वाटर वेपर्स भी उसमें से निकल रहे हैं और साथ ही आपके वोलेटाइल मैटर भी निकलना शुरू हो गया। तो अगर तो वाटर वेपर स्टिल दे आर कमिंग आउट, तो टेम्परेचर आपके फ्लेम का लो हो जाएगा। फॉर लिग्नाइट कोल्स पायरोलिसिस जो है वो बिगन स्टार्ट होने लग पड़ता है 300 टू 400 डिग्री सी, मतलब CO और CO2 रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। प्रॉपर जो वो आप कह सकते हैं कि वो पायरोलिसिस हो रहा है, वो हो रहा है जाके 400 टू 600 डिग्री सी के दरमियान रेंज है, इसके अंदर कहीं पे भी आपके पास जो है आपके कंबस्टर के अंदर हो रहा है। फाइनली जब आप 700 टू 900 डिग्री सी तक चले जाते हैं, तो सारे का सारा वोलेटाइल मैटर जो है सॉलिड फ्यूल में से निकल चुका होता है। वो जब 7 उसमें से रिमूव हो जाता है, तो पीछे आपके पास सिर्फ क्या बच जाता है, चार या फिक्स्ड कार्बन एंड ऐश, ये दो चीजें रह जाती हैं, चार और ऐश। तो चार को हम कहते हैं कि फिक्स्ड कार्बन है जो फर्दर कंबस्शन में काम आएगी। तो हमने देखा कि ड्राइंग भी हो गई, डीवोलेटलाइजेशन भी हो गई। अब हम मूव करते हैं। अच्छा, अब डीवोलेटलाइजेशन जो है इसके बारे में फर्दर उसने डिटेल दी हुई है। फॉर अदर टाइप्स ऑफ कोल डीवोलेटलाइजेशन प्रोसीड डिफरेंटली। लिग्नाइट के लिए डिफरेंट है, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस वगैरह के लिए डिफरेंट है। आल्सो द proximate analysis provides an estimate of the volatile matter. The actual yield of volatile matter and its composition may be affected by number of factors. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डीवोलेटाइजेशन को इफेक्ट करते हैं? रेट ऑफ हीटिंग, इनिशियल रेट ऑफ हीटिंग हो गया, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर हो गया, एक्सपोजर टाइम एट द फाइनल टेम्परेचर हो गया, पार्टिकल साइज, टाइप ऑफ फ्यूल, प्रेशर। तो ये जो है सारे प्रोसेस पैरामीटर्स हैं जो आपके डीवोलेटाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। चार कंबस्शन, अब डीवोलेटाइजेशन कंप्लीट हो गई, बाकी आपके पास फिक्स कार्बन रह गया। अच्छा, अब जो चार है उसने अब कंबस्ट होना है। इट वुड टेक ऑलमोस्ट 50 टू 150 seconds for a char of size less than 0.2 मिलीमीटर टू बर्न आउट। अगर पार्टिकल साइज जो है 0.2 मिलीमीटर से कम है, तो ऑलमोस्ट उसे 50 से 150 सेकंड्स, मतलब 2 to 3 मिनट्स जो है उसको, वन से लेके आप कह सकते हैं कि 2.5 मिनट्स जो है उसको लगते हैं। सिंस इट टेक्स दिस लॉन्ग टू बर्न कम्प्लीटली, सम ऑफ द पार्टिकल्स मे नॉट बर्न आउट इन द बेड बिफोर लिविंग। तो क्योंकि टाइम एक मतलब एक सर्टेन टाइम है, तो इस वजह से क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, चार पार्टिकल्स जो हैं वो कंबस्ट नहीं होते और वो सीधे बेड को लीव कर जाते हैं, ऐश में चले जाते हैं। The elutriation of these unburnt fine char particles results in combustion losses. इसको हम नाम देते हैं combustion losses का। The combustion of a char particle generally starts after the evolution of volatiles from the parent fuel particle, but sometimes the two processes overlaps. तो जैसे ड्राइंग और डीवोलेटिलाइजेशन भी ओवरलैप करता है, इसी तरह जो चार कंबस्टन और डीवोलेटिलाइजेशन है ये भी ओवरलैप करता है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे वोलेटाइल मेटल्स निकल जाएंगे तभी चार कंबस्टन शुरू होगी। होता है कि 70, 80 या 90% आपके डिवोलेटाइजेशन हो चुकी है, 10% रिमेनिंग है, तो साथ ही जो चार है वो भी कंबस्ट होना शुरू हो जाती है। द चार बीइंग अ हाईली पोरस सब्सटेंस हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल पोर्स ऑफ वेरिंग साइज। अब ये जो
पेरेंट आपके पास फ्यूल पार्टिकल था उससे बहुत ज़्यादा पोरस हो चुका होता है, क्योंकि इसमें से मटेरियल लीव कर चुका होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। Surface area of the pore walls are several orders of magnitude greater than the external surface areas of the charge. Oxygen diffuses into the pores and oxidizes the carbon on the inner wall of the pore. तो एक्चुअली इस स्टेज पे तो अब पोर्स जो हैं बहुत ज्यादा वो मतलब आप कह सकते हैं कि बड़े साइज के हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज कर जाती है. During the combustion of char particles, oxygen from the bulk stream is transported to the surface of the particle. The oxygen then undergoes an oxidation reaction with the carbon on the charged surface to produce CO. The CO then reacts outside the particles to form CO2. तो सरफेस पे क्या बनता है CO. वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब वो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर मॉलिक्यूल चले जाते हैं तो वो अगेन जो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं. द मैकेनिज्म ऑफ द कंबस्टन ऑफ चार इज फेयरली कॉम्प्लेक्स. ये भी गैसिफिकेशन की तरह बहुत कॉम्प्लेक्स है. तो ये इनकी कॉम्प्लेक्स नेचर इसी वजह से है क्योंकि सॉलिड फ्यूल कोल जो है वो कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बर्निंग रेट्स आर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, गैस टेम्परेचर, रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली क्या है कि आप जो है गैस स्ट्रीम जो एयर सप्लाई कर रहे हैं उसका उसके जो फ्लो है, फ्लो कितना है. ठीक है. तो रेनॉल्ड नंबर उसको बताता है कि आप लैमिनर फ्लो रेंज में रह रहे हैं, टर्बुलेंट फ्लो रेंज में रह रहे हैं. फिर इसी तरह चार पार्टिकल साइज क्या है. ठीक है. तो ये चार पैरामीटर्स हैं जो आपके डिटरमिन करते हैं कि एक्चुअली कंबस्टन चार की कैसे होगी, बर्निंग रेट क्या होगा. अच्छा, अब नेक्स्ट कंबस्टन सिस्टम्स और सॉलिड फ्यूल. तीन तरह के कंबस्टर्स हैं. फिक्स्ड बेड हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड हैं, या सस्पेंशन फायरिंग या पुल्वराइज्ड कोल है. जैसे हमने उसमें गैसिफिकेशन में देखे थे, बिल्कुल सेम उसी से सिमिलर मिलते जुलते नाम है. फिक्स्ड बेड में आपके पास जो है कोल पार्टिकल साइज जो है आप बड़े साइज का पार्टिकल जो है वो यूज कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर इन साइज. सॉलिड फ्यूल हैंडलिंग एंड फीडिंग आर द फोकस ऑफ मच एफर्ट कंपेयर्ड विद गैस और लिक्विड फ्यूल्स. तो इनके अंदर क्या है, हैंडलिंग और फीडिंग कैसे होनी है, ये इंपॉर्टेंट है. तो अब जो इसमें फिक्स बेड में जो है वो स्टोकर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. स्टोकर टाइप ऑफ बॉयलर इज एन एग्जांपल ऑफ शैलो फिक्स बेड कंबस्टन सिस्टम. हम स्टोकर्स की फर्दर टाइप्स देखेंगे इसमें. तो fixed bed combustors, a continuous fuel feed system is referred to as stoker. Air flows up through the grate and through the bed of the ash. ग्रेट एक्चुअली क्या है, वो नीचे एक असम्बली है जो ऐश को और बेड को सेपरेट करती है. तो ग्रेट से नीचे ऐश आ जाती है आपके पास, ग्रेट के ऊपर आपके पास बेड है जहाँ पे चार कंबस्टन हो रही है. So since the bed is thin, pressure drop is less and the blower costs are reduced. अगर आपका बेड जो है उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो, मतलब उसका आपके कंबस्टर की लेंथ भी बहुत ज्यादा है, सिमिलरली अंदर बेड भी बहुत बड़ा है चार का, तो क्या होगा कि प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा, एयर उसमें से पास नहीं कर पाएगी, तो ब्लोअर आपको बड़े हाई कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर आपके नॉर्मली ये होता है कि बेड थिन रखा जाता है ताकि ब्लोअर की कॉस्ट कम हो. There are two classes of stokers which are distinguished by the direction of the fuel feed. अब ये जो स्टोकर्स हैं एक्चुअली क्या हैं, ये फ्यूल किस डायरेक्शन से फीड किया जा रहा है. तो मेजर इसकी दो है, ओवरफीड या अंडरफीड. ओवरफीड का मतलब ये है द फ्यूल इज फेड ऑन टू द टॉप ऑफ द बेड. जो आपका चार बेड बनेगा उसके टॉप से आप फ्यूल जो है वो उसको फीड करवा रहे हैं. इट फ्लोज डाउन एज इट इज कंज्यूम्ड व्हाइल कंबस्टन एयर फ्लोज अप थ्रू सक्सेसिव लेयर्स ऑफ ऐश, इनकैंडेसेंट कोक एंड फ्रेश कोल. तो आपकी जो कंबस्टन एयर है वो नीचे से देते हैं और वो जो बेड है उसके टॉप से आप फ्यूल को फीड करवाते हैं. अंडर फीड क्या है, द फ्लोज ऑफ द कोल एंड द कंबस्टन एयर आर पैरेलल एंड यूजुअली अपवर्ड्स. आप अंडर फीड में कोल को एयर के साथ ही नीचे से ही आप जो है उसे एंटर करवा रहे हैं कंबस्टर के अंदर. अच्छा, ओवरफीड स्टॉकर्स देयर आर फिर फर्दर ओवरफीड स्टॉकर्स की दो टाइप्स हैं. एक है क्रॉस फीड स्टॉकर्स, एक सेकंड है आपके पास क्या कहते हैं, स्प्रेडर स्टॉकर्स. क्रॉस फीड स्टॉकर्स एंड स्प्रेडर स्टॉकर्स. क्रॉस फीड का मतलब ये है कि पॉइंट है वहां से आप जो है स्टॉकर से जो है फ्यूल एंटर करवा रहे हैं. स्प्रेडर में क्या है कि आप उसको ग्रेट के ऊपर जो है कंप्लीटली स्प्रेडर करते हैं, जैसे कि नाम से शो कर रहे हैं. तो इन क्रॉस फीड स्टॉकर्स द फ्यूल इज डंप्ड. अब वो उसको ऊपर से डंप कर रहे हैं, वेरी बात है, फ्यूल का जो है कोई एक वेट है तो वो ग्रेविटी की वजह से हॉपर के ऊपर आ जाता है मूविंग ग्रेड पे, विच कैरीज द फ्यूल इनटू द फर्नेस एंड डाउन इट्स लेंथ. और cross feed stalkers are also termed as traveling grade stalker boilers. In the cross feed stalkers, the fuel flows at right angle to the airflow. ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो फ्यूल है वो एट द राइट एंगल टू द एयर फ्लो आप उसे मतलब जो है
एंटर करवा रहे होते हैं। ये आप इसमें एक मेजर पॉइंट आप याद कर लें, बाकी बेशक आप जो है उसकी डिस्क्रिप्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्रॉस फीड स्टॉकर एक्चुअली है क्या। In spreader stalkers, the fuel is propelled into the furnace. A portion of fuel burns in suspension, while the rest burns on the grate. अब क्या है स्प्रेडर स्टॉकर में क्या होता है, आप उसकी सस्पेंशन सी बना देते हैं, तो पार्टिकल साइज भी छोटा रखते हैं, ठीक है। अब वो सस्पेंडेड होगा तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात वो जब एयर की ट्रेजेक्टरी में ही होता है तो उसकी जो है कंबस्शन शुरू हो जाती है। तो कुछ तो ऐसे ही जो है कंबस्ट हो जाता है, कुछ जो है नीचे ग्रेट पे आ जाता है, तो फिर वो वहां पे उसकी कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है। द लार्जेस्ट फ्यूल पार्टिकल्स ट्रेवल द फारथेस्ट, जो जो लार्जेस्ट पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा ट्रेवल करने के बाद ग्रेड पे आगे गिर जाते हैं। जो स्मॉलेस्ट या मीडियम साइज के पार्टिकल्स हैं उनकी जब वो ट्रेजेक्टरी बन रही होती है वो ग्रेड से पहले ही उनकी कंबस्शन जो है आपके पास स्टार्ट हो जाती है। स्टेप ये एक स्प्रेडर स्टॉकर की जो है ये डायग्राम भी शो की हुई है। देखें यहाँ से ये कोल स्टॉकर है, यहाँ से हम इसे कोल को इंजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो दूर जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद इसी तरह ये एक नीचे मूविंग ग्रेट है, यहाँ से आप एयर दे रहे हैं, एयर इधर से पास करेगी और यहाँ पे इसके ग्रेट के ऊपर कंबस्टन होगी। ये आपका एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि बेड है, मूविंग बेड टाइप है ये, जिस पे ये ग्रेड जो है मूव करती रहेगी। ड्राइव स्प्रॉकेट है, ठीक है, स्प्रॉकेट। और यहाँ से ये ऐश जो है नीचे आती रहेगी और आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, जो गैसेस हैं वो टॉप से जाती रहेंगी। ये एक और चेन ग्रेड स्टॉकर है या स्टर्लिंग बॉयलर है, उसकी एक डायग्राम है। ओवरफीड स्टॉकर्स, द फ्लो ऑफ फ्यूल एंड एयर इज काउंटर करंट फ्यूल, मतलब दोनों का जो है फ्लो है वो जाहिर बात है काउंटर करंट है, एक टॉप से एक बॉटम से। फ्यूल इज फेड ऑन टू द टॉप, एयर फ्लोज अप थ्रू द लेयर्स ऑफ द एश चार एंड फ्रेश फ्यूल। वोलेटाइल गैसेस बर्न अबव द बेड एंड सम फाइन फ्यूल पार्टिकल्स बर्न अबव द बेड। तो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही बेड के जो है वो, क्योंकि उनका उनको ग्रेविटी का इतना इफेक्ट नहीं होता, तो वो एयर की उसकी वजह से वो बाज़ औक़ात जो है बेड से ऊपर ही जो है वो बर्न कर जाते हैं। ओवर फायर इज सप्लाइड टू कंप्लीट द कंबस्टन, इसमें क्या है ओवर फायर एयर, आप इसमें ज्यादा एक्सेस एयर देते हैं ताकि आपकी कंप्लीट कंबस्टन हो जाए। एश इज रिमूव्ड बाय डंपिंग, शेकिंग, वाइब्रेटिंग और कंटिन्यूअस मूविंग द ग्रेड। अब ऐश को रिमूव करने के लिए अगर तो आप उसको बिल्कुल नीचे से स्टेशनरी कोई असेंबली दे देंगे तो वो तो ऐश वहीं पे इकट्ठी होती रहेगी, डंप बन जाएगा। तो क्या करते हैं, या तो आप उसको थोड़े अरसे बाद जो है वो डंपिंग को नीचे खोलेंगे ताकि जो है ऐश रिमूव हो जाए, या उसको शेक करवाते हैं ताकि ऐश नीचे आ जाए, वाइब्रेशन या कोई और ग्रेट होती है। ग्रेट एक्चुअली क्या होती है, एक मूविंग ट्रे है, वो मूविंग ट्रे एक कॉर्नर पे जाएगी तो वहां से ऐश आपकी नीचे आ जाएगी। द बेड इज यूजुअली 10 to 20 centimeter deep. Fresh fuel is heated by the upward moving gases and radiation from the flame above the bed. अच्छा, अब अंडर फीड स्टॉकर्स, ये अंडर फीड स्टॉकर्स की मैं आपको यहीं से एग्जांपल समझा देता हूँ। ये ये देखें। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्क्रू फीडर है, ये स्क्रू फीडर है। ये एक कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे डायग्राम में तो ऐसे इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही, ये थोड़ी-सी इंक्लाइंड होती है। अब क्योंकि अंडर फीड स्टॉकर्स में क्या होता है कि कोल और एयर जो आपने देनी है, कंबस्शन फ्यूल और एयर, वो दोनों एक ही जगह से पैरेलल एंटर हो रहे होते हैं, ये नीचे बॉटम से ही एंटर हो रहे हैं। और एक फ्यूल पाइल बनाते हैं हम, 1 मीटर तकरीबन डीप होती है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, ये दोनों असेंबलीज दी हुई हैं, दोनों अंडर फीड स्टॉकर्स की हैं। तो कोल आपका नीचे से ही फीड हो रहा है और जो गैसेस जाएंगी वो ऊपर से निकल जाएंगी, जो ऐश है वो फॉर्मली यहाँ से कलेक्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या है, आपके पास फ्यूल पाइल है, कहीं ऊपर से आप कोल की असेंबली या कोल एंटर नहीं कर रहे। Cross feed stalker, an old type of stalkers and great arrangement. This type of system is often used to for hard to feed fuels such as unprocessed refuse, bagasse, lignite, wood pulp. अब ये जो क्रॉस फीड स्टॉकर्स हैं नॉर्मली ये इस तरह के फ्यूज के लिए भी यूज कर लेते हैं, जैसे अनप्रोसेस्ड रिफ्यूज हो गया, बगास हो गया, आपके पास ये जो शुगर केन का जो रिमेनिंग बच जाता है बायोमास, लिग्नाइट है या वुड पल्प है, इस तरह की चीज़ों के लिए ये जो है क्रॉस फीड स्टॉकर भी कंबस्टर के लिए यूज़ हो जाते हैं। बाकी इसकी डिटेल आप लोग इसे गो थ्रू करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको इज़िली पढ़ सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चार्ट है, अगर आप इसको पेपर में भी आ जाता है तो आपको इस तरह लिख इसको अगर आप रिप्रेज़ेंट कर लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉकर्स, तो एबिलिटी ऑफ द यूनिट,
क्या है जी, उसमें यहाँ पे इस तरफ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, मिनिमाइज़ कार्बन लॉस, ओवरकम कोल सेग्रीगेशन, और इस तरफ जो है 3 तरह के एक्चुअली आपके पास होते हैं स्टॉकर्स। एक स्प्रेडर है जो स्प्रेड करेगा स्प्रेडशीट, एक ओवरफीड है और एक अंडरफीड है। तो उनकी परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट ईच इंडिविजुअल पैरामीटर। तो ये एक आपके पास जो है रिलेटिव या कंपैरेटिव ग्रेडिंग का जो है ये टेबल है, इसको आप देख लीजिएगा। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये डिटेल्स फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन, उसके बाद जो है क्वालिटी, इसी तरह जो है फ्लूइडाइज्ड बेड की 2 टाइप्स हैं, बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो होपफुली आप लोगों को जो है ये सेशन की कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो नेक्स्ट सेशन भी मैं जल्दी कोशिश करूँगा एक ही दिन के अंदर जो है इसको भी अपलोड कर दूँ। तो इसको गो थ्रू करें और अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहें। मेरी तो आप लोगों से यही एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माइंड में रखें कि हो सकता है कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके कोई असाइनमेंट, असेसमेंट या कोई फाइनल एग्ज़ाम जैसा कोई कंडक्शन भी हो सकती है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि 20th मई तक जितना भी इसका सिलेबस है, सारे का सारा मैं अपलोड कर दूँ एलएमएस के ऊपर, और लेक्चर्स, ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये भी डाल दूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो। ये ना हो कि आप लास्ट वीक में प्रिपरेशन करें, आपको समझ ना आए चीज़ें। तो इनको टाइमली आप गो थ्रू करें। तो लेट्स होप यू ऑल आर फाइन और अपने घरों में रहें, सेफ रहें। तो इस क्वारंटीन पीरियड में जितना हो सके एहतियात करें, अपने घरवालों का और अपना बहुत ख़्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।